बाढ़ में चुड़ैल की डोली। हरिनगर के एक छोटे से गांव में एक विमला नाम की औरत अपनी बेटी काजल के साथ रहती थी। विमला का पति भूपेश अंधा था। एक दुर्घटना के दौरान उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। तब से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ काजल अब शादी के लायक हो गई थी और विमला को उसकी शादी की चिंता दिन रात खाई जा रही थी। एक दिन विमला अपने पति भूपेश से कहती है, अजी, बिटिया कितनी बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी करनी होगी। कोई अच्छा सा लड़का मिले तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। तुम चिंता मत करो, मैं आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मुझे अपनी बेटी का ख्याल है, इसलिए मैंने आज ही घर पर पंडित को बुलाया है। लेकिन शादी तो कर देंगे, पर शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं जितना कमाती हूँ इतने में केवल घर का खर्चा ही चल पाता है। देखो विमला, हम गरीब लोग हैं और मैं लड़के से पहले ही कह दूंगा कि हम केवल 2 जोड़े में अपनी लड़की विदा करेंगे। अरे भला इस तरह कोई मानता है क्या? आजकल तो शादियों में खूब सारा दहेज चलता है, उतना दहेज कहाँ से लाएंगे हम लोग? तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। तभी उनके घर में पंडित जी आ जाते हैं और लड़कों की फोटो दिखाने लगते हैं, जिसमें से विमला को एक तस्वीर पसंद आती है। अरे ये लड़का तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, हमारी बिटिया की जोड़ी इस लड़के के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन ये लड़का करता क्या है? अरे बहन जी, लड़का तो आपने खूब अच्छा पसंद किया है। आपको पता है, ये वकील है, वकील। हमारी बिटिया नोटों में खेलेगी, नोटों में। तभी विमला मायूसी के साथ कहती है, जितनी अच्छी नौकरी उतना ही ज्यादा दहेज। नहीं नहीं, हमें कोई दूसरा लड़का दिखाओ। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो बहन जी? हम सारे रिश्ते ऐसे लेकर आए हैं जो आपसे एक आना भी दहेज में नहीं मांगेंगे। क्या कहा? सच कह रहे हो पंडित जी? लेकिन आज के जमाने में ऐसे कौन लोग हैं जो दहेज न लें? लगता है साक्षात राम जी हमारी बिटिया के लिए पधारे हैं। अरे भाई साहब, आप दहेज की चिंता ना करो, ये सब तो मैं अपने आप संभाल लूंगा। आप दोनों तो बिटिया की शादी की तैयारियां करो, तैयारियां। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों में विमला भूपेश दोनों मिलकर काजल की शादी उसके पति विवेक से करवा देते हैं। लेकिन लड़के की तरफ से बारात में कोई खास लोग नहीं आते, केवल उसकी माँ और उसका पिता ही मौजूद होता है। जिसके बाद विवेक शादी करके काजल को अपने घर ले आता है। शादी के बाद काजल अपनी सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और घर के एक एक काम को बहुत ही अच्छे से करती है, जिसकी वजह से लड़के की माँ सरला बहुत ज्यादा खुश होती है। एक दिन सरला काजल के पास आती है और उससे कहती है, देख बहू, आज मेरी कुछ खास सहेली आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि तू उन लोगों के सामने कुछ ना कहे। अगर वो सब तुझे कुछ कहे तो तू चुपचाप वहाँ से चली जाइयो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। सरला की बात सुनने के बाद काजल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में सरला की सभी सहेलियां उसके घर पहुंच जाती हैं और वो सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात कर रही होती हैं। तभी काजल नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है और नाश्ता रखने के बाद वो वहां से जाने ही वाली होती है कि इतने में सरला की सहेली किरण उससे कहती है, अरे सरला, क्या बात है? हर साल तेरे घर की नौकरानी बदलती रहती है क्या? ये सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। वो सरला की तरफ देखती है, लेकिन चुपचाप बिना कुछ कहे रसोई घर में चली जाती है। कुछ देर बाद सरला की सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सरला काजल के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, देख मेरी सहेलियों का बुरा मत मानियो, वो बड़े घर की हैं, इसीलिए थोड़ी नक चढ़ी हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा कहकर काजल अपने कामों में लग जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस दिन विवेक को बारिश की वजह से ड्यूटी से आने में काफी देर हो जाती है। जैसे ही विवेक ड्यूटी से वापस आता है तो सबसे पहले अपनी माँ से मिलने जाता है। विवेक के आने की आहट काजल को पता चल जाती है, जिसके बाद वो नींद से उठकर एक गिलास पानी लेकर विवेक को देने के लिए अपनी सास सरला के कमरे की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी उसे अपनी सास के कमरे से सरला और विवेक के बात करने की आवाज आती है। अरे इतना क्यों चिल्ला रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उस 2 कौड़ी की गंवार औरत के साथ मेरी शादी करके।
मैं संजना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता था। एक केवल घर में नौकरानी लाने के चक्कर में आपने मेरी शादी एक गंवार लड़की से करवा दी। ये बात संजना को पता चल गई है, अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। देख मेरे बच्चे, तेरी शादी संजना से ही होगी। कुछ ही समय में मैं तेरी शादी संजना से करवा दूंगी और तुझे बेंगलोर भेज दूंगी। तुम दोनों आराम से एक साथ रहना और इस गवार को मैं ये कह दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए बाहर गए हो। ये सब काजल दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है। अरे ये क्या? इसका मतलब मुझे इस घर में केवल एक नौकरानी की हैसियत से लाया गया है। इस घर में मैं एक नौकरानी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। काजल रोते हुए छत पर भाग जाती है। छत पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद काजल छत पर से कूदकर अपनी जान दे देती है। जैसे ही काजल की आत्महत्या की बात विवेक को पता चलती है, वो बहुत खुश होता है और वो अगले ही दिन अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। माँ, बहुत हुआ। देखो, काजल ने भी अपनी जान दे दी। अब मैं संजना को शादी करके यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरी खुशियों में शामिल हूँ। दोनों तरफ परिवार में शादी का सिलसिला उठ जाता है। धीरे धीरे रस्में भी शुरू हो जाती हैं और वो दिन भी आ जाता है जब विवेक और संजना की शादी होने वाली होती है। माँ, आखिरकार आज संजना डोली में बैठकर हमारे घर आ जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, चलो बारात लेकर चलते हैं। विवेक बारात लेकर संजना के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी होने लगती है। शादी करके विवेक संजना को डोली में बिठाकर अपने साथ लेकर आने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में काजल की चुड़ैल ये सब देख लेती है। कितने बेशरम है ये लोग। मेरे मरते ही विवेक जी ने दूसरी शादी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। तभी अचानक से बादलों में बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। विवेक बहुत ही मुश्किल से संजना की डोली को इतने पानी में लेकर चल रहा होता है। अरे चिंता मत करो संजना, मैं तुम्हें सही सलामत घर तक ले जाऊंगा। विवेक संजना को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। डोली में से जैसे ही संजना बाहर आती है, विवेक संजना का घूंघट उठाते हुए कहता है, देखो मेरी जान, हम अपने घर पहुंच ही गए। आज के बाद हम दोनों एक साथ मेरे घर में रहेंगे। घूंघट ऊपर उठते ही घूंघट के नीचे एक बहुत भयानक चुड़ैल होती है, जिसे देखकर विवेक हक्का बक्का रह जाता है। चुड़ैल? संजना, मेरी संजना कहाँ है तू? चुड़ैल, तूने मेरी संजना के साथ क्या किया? बता चुड़ैल, कौन है तू? मैं काजल हूँ, जिसे तुम अपनी माँ के साथ नौकरानी बनाकर अपने घर लेकर आए थे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे कैसे माफ कर दूं? जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहते ही चुड़ैल विवेक को मार देती है। साथ ही साथ उसकी माँ का गला घोंटकर उसे भी मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। चुड़ैल की मिक्स फ्रूट ट्रेन। पापा, ट्रेन का समय 10 बजे का है और आप मुझे 9 बजे ही यहाँ ले आए हो। पूरे 1 घंटा हमें यहाँ इंतजार करना होगा। करण के इतना कहते ही उसके पिता दुर्योधन उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। अरे पापा मत बोल, पप्पा जी बोल। जी पापा जी। दुर्योधन फिर से करण के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अबे आगे जी मत लगा, पीछे जी लगा, पीछू। ओके पापा जी, देखो सामने से मिक्स फ्रूट वाली ट्रेन आ गई है। जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें ट्रेन में चढ़ना है। इस बात पर फिर से दुर्योधन उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अबे मैं क्या कोई औरत हूँ जो तैयार हो जाऊं? सॉरी पापा जी। करण अपने पिताजी के साथ ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है, जिसके बाद मिक्स फ्रूट की ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाती है। मिक्स फ्रूट की ट्रेन के अंदर सभी प्रकार के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे नारियल का पानी, तरबूज, बनाना, लीची, मैंगो और भी सभी प्रकार के फल उसमें उपलब्ध होते हैं। पैसेंजर आराम से फ्रूट्स खाकर अपना सफर निकालते हैं। मिक्स फ्रूट ट्रेन के अंदर एक डिब्बे में कई सारे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स रखे होते हैं। ये लो पापा जी, फ्रूट खाओ। मिक्स फ्रूट ट्रेन के अंदर बैठकर अगर हमने फ्रूट्स नहीं खाए तो फिर इस सफर का क्या फायदा? तभी दुर्योधन करण को एक जोरदार थप्पड़ मारता है,
जिसके बाद करण अपने पिता से कहता है, अब क्या हुआ पापा जी? अब क्यों मुझे आपने थप्पड़ मारा? खिला खिला कर जान से मारेगा क्या अपने पप्पा को? इस बार करण कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। तभी एक घना जंगल आता है जहाँ मिक्स फ्रूट की ट्रेन अचानक से रुक जाती है। ट्रेन के चारों तरफ हलचल मच जाती है और सभी टीटी से पूछने लगते हैं, अरे सर, ये इतनी रात को जंगल के अंदर ट्रेन क्यों रुकी है? अरे यहाँ पर तो कोई स्टेशन भी नहीं है, फिर ट्रेन यहाँ पर आकर क्यों रोकी गई है भाई? अबे क्यों रोके हो बे? आप लोग शांति से बैठ जाइए। अगर ट्रेन यहाँ पर रुकी है तो कोई जरूरी काम ही होगा, वरना ट्रेन ऐसे कभी भी बीच जंगल में नहीं रुकती। आप लोग शांति बनाए रखें, मैं अभी ड्राइवर के पास होकर आता हूँ। टीटी ड्राइवर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो ड्राइवर का दरवाजा खोलता है, वहां पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल ड्राइवर की सीट पर बैठी होती है। जैसे वो टीटी को देखती है, चुड़ैल टीटी से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? अब तो तू गया बेटा, अपनी जान बचा सकता है तो भाग। चुड़ैल चुड़ैल, अरे भागो रे, यहाँ से भागो। अरे कितनी भयानक चुड़ैल आ गई है। कहाँ तक भागोगे? तुम में से कोई नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार दूंगी। जैसे ही ट्रेन के पैसेंजर टीटी की आवाज सुनते हैं, वो सभी चुड़ैल के नाम पर ट्रेन से भागने लगते हैं। टीटी जल्दी से ट्रेन के सभी दरवाजे खोल देता है। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल ट्रेन से बाहर निकलती है और सबको भागते हुए देखकर कहती है, तुम लोगों को रोकने के लिए तो मेरी एक फूंक ही काफी है। इतना कहकर चुड़ैल पूरी ताकत से फूंक मारने लगती है। उसकी फूंक से सभी पैसेंजर मिक्स फ्रूट्स बन जाते हैं। कोई आम बन जाता है, कोई तरबूज बन जाता है, तो कोई फिर नारियल पानी बन जाता है। ऐसे ही देखते देखते सभी अलग अलग तरह के फल बन जाते हैं, जिन्हें उठा उठाकर चुड़ैल अपनी ट्रेन में भर लेती है। कब और कहां तक भागेंगे मुझसे? एक दिन मैं इस गांव को मिक्स फ्रूट बना दूंगी, जिसके बाद मैं उन सभी फलों को खाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल वापस अपनी मिक्स फ्रूट ट्रेन के अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ती है, उसके पीछे दुर्योधन खड़ा होता है, जो एक खींच का थप्पड़ चुड़ैल के मुंह पर मारता है और उससे कहता है, अबे ओ चुड़ैल, अबे तू चुड़ैल है या फिर फल बेचने वाली? देख चुड़ैल, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तू चुड़ैल है तो लोगों को मारकर खा जा। ये लोगों को अलग अलग प्रकार के फल बनाकर क्या मिलेगा तुझे? चुड़ैल बहुत ही गुस्से से दुर्योधन को देखती है। वहीं करण अपने पिता दुर्योधन के पीछे छुपकर अपने मन ही मन कहता है, ओफो, पापा जी ने तो चुड़ैल को भी थप्पड़ मार दिया। अबे बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर चुड़ैल दुर्योधन की मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है। वहीं वो करण को भी उसके साथ साथ मार देती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रूट ट्रेन में बैठकर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन ट्रेन गायब होने की खबर चारों तरफ फैल जाती है और सभी एक दूसरे से पूछते हैं, अरे आखिर ट्रेन जा कहां सकती है? हर रोज रात के समय कोई ना कोई ट्रेन गायब होती रहती है। ट्रेन के साथ साथ अंदर के सभी पैसेंजर्स भी गायब हो जाते हैं। अरे कोई भूत प्रेत हमारे गांव की ट्रेन को गायब तो नहीं कर रहा? अरे माताजी, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। विकास की बात सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शाम होते होते रेलवे स्टेशन पर फिर से एक मिक्स फ्रूट ट्रेन आती है, जिसके अंदर कई सारे लोग भरे होते हैं। वो सभी कन्हैयापुर गांव में उतर जाते हैं, जिसके बाद कन्हैयापुर के सभी पैसेंजर ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। ईटानगर जाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी ट्रेन एक जंगल में रुक जाती है, जिसके बाद चुड़ैल ट्रेन के सभी लोगों को मिक्स फ्रूट बना देती है। जो भी मिक्स फ्रूट ट्रेन के अंदर सफर करेगा, मैं उन सबको फल के रूप में बदल दूंगी। तभी कुछ औरतें चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अरे चुड़ैल, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? तेरी वजह से कितने लोगों की जान चली गई है। आखिर तू गांव वालों को कहाँ गायब कर रही है? अरे ओ चुड़ैल की बच्ची, जल्दी से पटर पटर बोल दे, नहीं तो तेरा वो हल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम औरतों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो मुंह उठाकर मेरे पास आ गई हो? तुम्हें भी इन बाकी लोगों की तरह फल बना दूंगी, जिसके बाद कोई भी जानवर या कोई भी इंसान तुम्हें उठाकर खा जाएगा। चुड़ैल की बच्ची, तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे तो हम अभी बताते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे ही आराध्या मंत्रों का जाप करती है, चुड़ैल के अंदर से आग के बगुले निकलने लगते हैं। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं और मेरे पति इंजीनियरिंग का काम करते थे। सरकार द्वारा हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। हमें एक अद्भुत नई प्रकार की ट्रेन लॉन्च करनी थी। हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। एक दिन में फल खरीदने गई। जैसे ही मैंने अलग अलग प्रकार के फलों को देखा तो मैंने मिक्स फ्रूट ट्रेन बनाने का प्लान किया। मेरा पति मेरे साथ था। हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का था, जिसकी वजह से मेरे पति ने मुझे ही धोखा दे दिया। और जब मिक्स फ्रूट ट्रेन लॉन्च हुई तो मेरे पति ने मुझे ट्रेन चलाते चलाते वहीं मार दिया और सारा पैसा खुद हड़प लिया, जिसके बाद मैं एक भयानक चुड़ैल बन गई। अब मैं इस ट्रेन में किसी को भी बैठने नहीं देती हूँ, क्योंकि ये ट्रेन मेरी है। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन जो तुम लोगों के साथ कर रही हो वो भी बहुत गलत है। देख चुड़ैल, हम सभी औरतें कन्हैयापुर से हैं और कान्हा जी के भक्त हैं। जब हमें ट्रेन के बारे में पता चला तो हम लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ आ गए। इसीलिए हम चाहते हैं कि तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। हम तेरे पति को उसके हक की सजा जरूर दिलाएंगे। सभी औरतों की बात सुनने के बाद चुड़ैल को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है, तुम सब ठीक कहती हो। मैं बेवजह लोगों को परेशान कर रही हूँ। जब तुम मेरे पति को सजा दिलवा दोगी तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और इन लोगों को भी मुक्त कर दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो सभी औरतें उसके पति के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देती हैं, जिसके बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। चुड़ैल भी अपनी शक्तियों से फ्रूट बने हुए लोगों को वापस इंसान बना देती है और वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। अमरूद बेचने वाली चुड़ैल। कुसुम नाम की औरत अमरूद का ठेला लिए गली गली जाकर अमरूद बेच रही थी। अमरूद ले लो, अमरूद ताज़ा ताज़ा खट्टे मीठे अमरूद ले लो। ऐसे अमरूद आपने कभी नहीं खाए होंगे। ले लो अमरूद ले लो। अमरूद वाले की आवाज़ सुनकर शांता अपने घर से बाहर आकर कहती है, अरे ऐसा क्या खास है तुम्हारे अमरूदों में जो चिल्ला चिल्ला कर बेच रही हो? एक बार खा कर तो देखिए, बहुत मीठे हैं। छोटे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे, बिना बीज वाले जो हैं। अच्छा जरा चखाओ। ये लीजिए, खाइए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अब तो मैं अपने चिंटू मिंटू को ये जरूर खिलाऊंगी। उनके दांत में बीज भी नहीं फंसेगा। ऐसा करो 1 किलो दे दो। ये लीजिए। कुसुम उसे अमरूद देकर आगे अमरूद बेचने चली जाती है। अमरूद ले लो, अमरूद मीठे मीठे बीज रहित अमरूद ले लो, जो भी खाए उसे भाए। अरे रमन, कीर्ति, देखो वो आंटी मीठे मीठे अमरूद बेच रही हैं। चलो उनके पास जाकर अमरूद खरीद के खाते हैं। हाँ चलो। ये बोलते ही वो तीनों बच्चे उसके पास पहुंचकर अमरूद मांगते हैं। आंटी आंटी, हमें अमरूद दो ना। हाँ, लो बच्चों, तुम तो फ्री में ही ले लो मुझसे अमरूद। शुक्रिया आंटी, हमें अमरूद देने के लिए। ये सुनकर कुसुम बच्चों को अमरूद दे देती है। बच्चों के अमरूद खाते ही वो बच्चे अमरूद बन जाते हैं, जिन्हें कुसुम अपने असली रूप में आकर टोकरी में रख लेती है। ऐसे ही गांव में जाकर छोटे छोटे बच्चों को अपने जादुई अमरूद खिलाती है, जिसे खाने के बाद बच्चे अमरूद बन जाते हैं और वो उन्हें अपने पास कैद कर लेती है। बच्चों के गायब होने के बाद उनकी माँ उन्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढती है। शांता तो रोते रोते शाम तक अपने बच्चों को ढूंढती है, पर वो उसे न पेड़ के पास देखती है न उन बच्चों के दोस्तों के साथ। तभी वो एक रोती हुई औरत के पास पहुंचती है। अरे सुनिए ना, आपने मेरे छोटे से बच्चे चिंटू को देखा है? उसने हरे कलर के कपड़े पहने थे। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू भी गायब है और मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं देखा। पता नहीं कहाँ है वो। पेड़ के पास खेल रहा था, लेकिन फिर अचानक कहाँ चला गया। मेरा बेटा भी गायब हो गया है। जाने के साल में होगा। कुछ खाया भी होगा या नहीं। आप दोनों परेशान मत हो, ये आप दोनों का बेटा जरूर मिलेगा। कोई तो है जो हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। मेरी बेटी भी कल से लापता है।
पता नहीं कौन बच्चे चोरी कर रहा है। भाई साहब, आप कुछ कीजिए, सरपंच जी से बात कीजिए ना कि हमारे बच्चे को वो ढूंढे किसी तरह। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते ही सुमित सरपंच के पास जाकर उसे सब बताता है तो सरपंच कहता है, मैं भी इसी दुविधा में हूँ कि गांव के बच्चे आखिर कहाँ जा सकते हैं। मतलब आपको पहले से पता था कि बच्चे गायब हैं? अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही तो मुझे पता चला है। जब आपको सब पता है तो फिर ढूंढिए ना बच्चों को। सबके माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरी बेटी भी गायब है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। सरपंच की बात सुनकर सुमित वहाँ से चला जाता है। आखिर बच्चे की बात सुनकर सरपंच इतना घबरा क्यों गया था और चुड़ैल बच्चों को अमरूद खिलाकर ऐसे क्यों गायब कर रही थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चुड़ैल और भी बच्चों को अमरूद खिलाकर उन्हें अमरूद बनाती है और उठाकर ले जाती है। सुबह सुबह एक बच्चा गाय को रोटी खिलाने गया था, तभी चुड़ैल की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और वो अपना रूप बदल कर कहती है, अरे बेटा, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? आंटी, मैं गाय की रोटी खिलाने आया हूँ। अच्छा, तुमने अमरूद खाया है क्या? मेरे पास एक जादुई अमरूद है, क्या तुम उसको खाना चाहते हो? बहुत मीठा है। सच्ची आंटी, मुझे भी खिलाइए ना, मैं भी खाऊंगा। मयंक की बात सुनकर चुड़ैल उसे जैसे ही अमरूद खिलाती है तो वो भी एक अमरूद में बदल जाता है। चुड़ैल उस अमरूद को एक अमरूद के पेड़ के पास ले जाती है और जादू से बाकी के अमरूदों की टोकरी हाथ में लेकर कहती है, अब जो मैं चाहती थी वो होकर ही रहेगा। इन सभी अमरूद बच्चों को मैं इस पेड़ में समा दूंगी, जिसके बाद ही कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे। चुड़ैल द्वारा मयंक को अमरूद बनाता देख शांता और सुमित देख लेते हैं। तभी वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को बुला लेते हैं और उस चुड़ैल के पास जाकर कहते हैं, ओह, तो तुम ही हो अमरूद बेचने वाली औरत जिसने मेरे बच्चे को गायब किया है, बल्कि हर गांव के बच्चे को गायब किया है। अच्छा, तो तुम्हें पता लग गया क्या? लेकिन अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैं तुम्हारे बच्चों को कभी वापस नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चों को लौटा दो। है चुड़ैल, बेहतर होगा कि तू सारे बच्चों को वापस कर दे, वरना मैं तांत्रिक को बुलाकर जो करूँगा वो तू सोच भी नहीं सकती। अपनी खोखली धमकी अपने पास रख। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो? किसी और का बदला हमसे क्यों ले रही हो? मैं बदला नहीं ले रही, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को इस सरपंच से बचाना चाहती हूँ। तुम्हें मालूम भी नहीं है ये कैसा सरपंच है। मैं इसकी असलियत आज तुम्हें बताती हूँ। 1 साल पहले इसने मेरे 5 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। मैं पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढती रही और बाद में पता चला कि सरपंच ने मेरे बेटे का सौदा कर दिया। उस दिन मैं इसके घर गई। कुसुम के बेटे से तो हमारा बहुत फायदा हुआ है। पूरे 5 लाख रुपए मिले हैं। मैं तो सोच रहा हूँ गांव के और भी बच्चों का सौदा कर दूं। किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मालिक, आइडिया तो अच्छा है। ये बात सुनकर कुसुम तिलमिला जाती है और सरपंच का गिरेबान पकड़ लेती है। नीच, पापी, दुष्ट, दुष्ट आदमी, तूने मेरे मासूम बच्चे को गायब करके बेच दिया। एक माँ को तूने उसकी औलाद से दूर कर दिया और यही तो बाकी लोगों के साथ करेगा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने यहाँ आकर सब सुन लिया, अब तुझे तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ये बोलते सरपंच कुसुम को अपने घर के बाहर वाले अमरूद के पेड़ पर फांसी लगवा देता है, जिसके बाद कुसुम वहाँ तड़प कर मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। इस आदमी ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया और मुझे मार डाला। इसीलिए मैं तुम सबके बच्चों को बचाना चाहती थी और उसके लिए मैंने उन्हें अमरूद खिलाकर अमरूद बना दिया, ताकि ये कभी उन तक पहुंच ही ना पाए। देखो, तुमने हमारे बच्चों को इस दुष्ट सरपंच से बचाया, हम समझ गए, लेकिन हमारा बच्चों के बिना क्या हाल हो रहा है ये भी तो सोचो। बच्चों को भी तो हमारी याद आ रही होगी। अगर मैंने बच्चों को छोड़ दिया तो ये सरपंच उनका भी सौदा कर देगा। ये क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है ये चुड़ैल। इस सरपंच ने तुम्हारे बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसीलिए हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों, जरा इसके गले में जूतों की वरमाला तो पहनाओ। गांव के लोग सरपंच का मुंह काला करके उसके गले में जूतों की वरमाला डालते हैं, फिर उसे बहुत मारते हैं और ताने कसते हैं।
अब तो हमारे बच्चों को पहले जैसा बना दो। ये सरपंच अब से हमारे गांव का सरपंच नहीं रहेगा। क्यों गांव वालों? हाँ हाँ, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये हमारा सरपंच नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब मैं तुम सबके बच्चों को अमरूद से वापस पहले जैसा बना रही हूँ, और अब से अपने बच्चों का ख्याल रखना। अब मुझे चलना होगा। ये कहते ही अमरूद वाली चुड़ैल बच्चों को पहले जैसा बना देती है और खुशी खुशी मुक्त हो जाती है। चुड़ैल की सब्जी मंडी। ढोलकपुर गांव बड़ा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वहीं पास में एक घने जंगल पर दो चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर अपने पैर हिला रही थी। अरे कब तक इस पेड़ पर बैठकर इंतजार करें? यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं आ रहा। इंसानों की राह तकते तकते तो अब मैं बोर भी हो चुकी हूँ। यार हम बहुत वेली चुड़ैल हैं। रागिनी चुड़ैल है ना, वो भी ना ढाबे पर खाना बनाने का काम करती है। हाँ हाँ, और वो उर्मिला चुड़ैल, वो तो अपना चुड़ैल लोक में ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हुई है। पर तू ये सब क्यों कह रही है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। इससे हम बोर भी नहीं होंगे और मजा भी आएगा। पर तू जानती है हम सुधरी हुई चुड़ैल नहीं है। लोगों को परेशान करना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ तो ठीक है, हम अपना सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का बिजनेस करेंगे। पर उससे क्या होगा? वो जानने के लिए सबको इस कहानी के अंत तक जुड़ा रहना होगा। तो आइए फिर ढोलकपुर गांव के सब्जी मंडी में चले। ये बोलते ही अगले दिन दोनों चुड़ैल मंडी में अपनी वेशभूषा बदलकर सब्जी बेचने लगती हैं। अरे क्या क्या सब्जी रखी है तूने बेचने के लिए? यही सब, आलू, टिंडे, तोरी, कद्दू, करेला, भिंडी, प्याज। अरे ओ चुड़ैल, ये कैसी वाहियात सब्जी रखी है तूने? भला ये कद्दू करेला कोई खाने की चीज है? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे तो कौन सा हमें खानी है? अरे ये भिंडी कैसे दी है? बिल्कुल साफ सुथरी ताजी और हरी भिंडी दी है। अरे बहन जी वो तो मुझे भी पता है, पर हैं कितने की? जितना आप दोगे उतने की है ये। हे भगवान, मतलब क्या भाव है? अरे बहन जी हम में भाव बिल्कुल भी नहीं है। अरे पागल वागल हो क्या? मुझे तुमसे भिंडी लेनी ही नहीं है। अरे बहन जी रुकिए, वो क्या है ना, आज ही हम पहली बार सब्जी बेचने मंडी में आए हैं। इसे कुछ पता नहीं है। 20 रुपए की पाव है, ले जाओ। ठीक है दे दो। और हाँ, बोल बोल कर सब्जी बेचो, मंडी में तभी बिकेगी। जी जी जी, बड़ाई हमको सिखाने वाली। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी, भिंडी, तोरी, कद्दू, करेला, ले लो सब्जी ले लो। अरे बहन जी ये जरा कद्दू देना। ये लीजिए कद्दू। अरे बहन जी पूरा मत दो, काटो तो सही। मैं काट देती हूँ। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आपने कितने अच्छे से दिया है। आलू और कांदा भी दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। जब शाम को ये सब्जी बनाकर खाएगा ना तो पता चलेगा कि कितने अच्छे से दिया है। रोनित दोनों चुड़ैल से सब्जी लेकर चला जाता है। ऐसे ही काफी लोग चुड़ैल से सब्जी लेने आते हैं, जिसके बाद उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। शाम के समय चुड़ैलें लोगों के घर में खिड़की से झांक झांक कर उन्हें सब्जी बनाते हुए देखती हैं। तभी रोनित अपनी बीवी से कहता है, अरे ओ चंपा, खाने की खुशबू तो बड़ी लजीज सी आ रही है, क्या बनाया है? अजी जो आप सब्जी लेकर आए थे वही कद्दू बनाया है मैंने। अच्छा फिर तो जल्दी से लेकर आओ। रोहित के ये बोलते ही चंपा उसके लिए खाना बनाकर लाती है, जिसे खाने के कुछ देर बाद वो अजीब अजीब बर्ताव करने लगता है। आंखें लाल, नाखून लंबे और गुस्से से भरी शक्ल। रोनित घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी उसकी बीवी कहती है, अजी ये कद्दू खाते ही ज्यादा जोश आ गया क्या? अरे सामान क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, हर चीज तहस नहस कर दूंगा। ये कहते ही रोनित तोड़ फोड़ करने लगता है और अपनी बीवी को मारने लगता है। तभी वो रोते हुए कहती है, अरे क्या कर रहे हो? मुझे मार क्यों रहे हो? छोड़िए मेरे बालों को। चुलबुल चुड़ैल वहाँ से लड़ाई देखकर बुलबुल चुड़ैल के पास जाती है, जहाँ वो भी लोगों को लड़ता झगड़ता देखकर खुश हो रही थी। वैसे लोगों को ऐसे तहस नहस करता देख बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है। कल भी सब्जी मंडी में ऐसे ही सब्जी लगाएंगे जिसे खाकर लोग बावले हो जाएंगे। इसी तरह अगले दिन दोनों चुड़ैलें सब्जी बेचने मंडी चली जाती हैं। तभी एक और चुड़ैल आकर कहती है, अरे अकेले अकेले सब्जी क्यों बेच रही हो? आओ सखियो, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं।
अरे किसी ने तुझे इस रूप में देख लिया तो इंसानी रूप में आ। ले आ गई, मैं भी बेचूंगी तुम्हारी सब्जियां। आजा आजा, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। ऐसी हरी भरी सब्जी है जिसे खाकर आप बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। आइए आइए, सब्जी लीजिए। अरे जरा ये सब्जी देना, बड़ी ताजी लग रही है। हाँ जी बिल्कुल ताजी है, लीजिए। ये बोलकर तीनों चुड़ैलें उसे सब्जी देती हैं। एक एक करके तीनों चुड़ैलें सारी सब्जियां बेच देती हैं। चुड़ैलें फिर से उन्हीं लोगों के घर जाकर तमाशा देखती हैं जो उनसे सब्जियां लेकर गए थे। बाकी लोग भी रोनित की तरह ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। एक एक करके आधे गांव का हाल कुछ इस तरह का ही हो गया था। तभी कुछ औरतें अपने घर वालों की चिंता जताते हुए कहती हैं, हे राम जी, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? हमारे घर वालों को पता नहीं खाना खाते ही क्या हो जाता है। हैरानी करने वाली बातें हैं कि खाना खाते ही घर के लोग सामान फेंकने लगते हैं, तो कभी मारने चिल्लाने लगते हैं। मैंने तो अपने पति को कमरे में बंद कर दिया था, जब उन्हें नींद आई तब जाकर शांत हुए थे। लेकिन मेरे पति तो सोते ही नहीं है। डर के मारे मैंने उन्हें जंजीर से बांध दिया है। मुझे लग रहा है जरूर कोई हमारे खाने में कुछ मिला रहा है। कहीं हमारे गांव में ये सब करने वाली कोई चुड़ैल तो नहीं है? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि एक हांफते हुए औरत उनके पास आकर कहती है, गीता, शीला, चंपा, मैंने ना वो चुड़ैल देखी। क्या चुड़ैल? पर वो क्या कर रही थी? मैंने सब्जी मंडी में उसे सब्जी रखते हुए और रूप बदलते हुए देखा था। वो तीनों बहुत खतरनाक चुड़ैल दिखती हैं। क्या वो तीनों? हाँ, तो चलो अब हमें उन चुड़ैलों पर नजर रखनी होगी, पता तो चले आखिर माजरा क्या है। तीनों चुड़ैल सब्जियों के खेत में खड़ी होकर उन सब्जियों में अपनी जादुई भूतिया शक्ति डाल रही थी, जिसे खाकर लोग अक्सर बेकाबू हो जाते थे। तभी तुम लोगों का आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लोगों को सब्जी खिलाकर पागल करना। इससे तुम्हें मिलता क्या है? हमें इससे शक्तियाँ मिलती हैं। लोग जैसे पागल होते हैं उतने ही हम ताकतवर होते हैं। शक्तियाँ ही नहीं, हमें लोगों को परेशान करके बहुत मजा भी आता है। अब देखना, धीरे धीरे पूरा गांव कैसे पागल हो जाएगा और फिर ढोलकपुर से पागलपुर बन जाएगा। कल भी हम इन्हें यही सब्जियाँ खिलाएंगे लोगों को। तीनों चुड़ैलों की ये बात वो चारों औरतें सुन लेती हैं, जिसके बाद चंपा कहती है, इसका मतलब कि ये सब्जी खिलाकर हमारे पतियों को, घर वालों को बेकाबू करती थी और इसकी सारी ताकत इन सब्जियों में ही है। तो तुम जानते हो ना हमें क्या करना? हम वो सामान तो लेकर आए ही थे। हाँ, जानते हैं। अभी सब्जी के खेत को ध्वस्त करना होगा, तभी इन तीनों चुड़ैलों का काम तमाम होगा। ये बोलते ही वो चारों औरतें खेत के कोने कोने जाकर सारी सब्जियों में मिट्टी का तेल छिड़ककर माचिस से आग लगा देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सारी सब्जियां जलकर राख हो जाती हैं। उसी के साथ तीनों चुड़ैलें तिल मिलाकर मर जाती हैं और सारी औरतें कहती हैं, अब हमारा गांव और हमारे घर वाले सभी सुरक्षित हैं। ट्रेन की पटरी और भूतों के जानवर। शाम के समय तेज आंधी चल रही थी। वहीं पास में एक मुखर्जी रेलवे स्टेशन था। उसी के आगे एक खुला फाटक था और उसी के पास में एक घना जंगल था। तभी दूर से चलते दो डरावने भूत आते हैं। दोनों भूतों के पास रस्सी से बंधे हुए दो जंगली जानवर होते हैं। एक के पास जंगली शेर थे तो दूसरे के पास खूंखार भेड़िए थे। वो दोनों भूत इनको लिए चलते जा रहे थे। तभी सामने से एक तेज रोशनी आती है जो कि एक ट्रेन की होती है। ट्रेन में बैठे ड्राइवर बहुत हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वो भूत और जानवर रेल की पटरी पर से हटते ही नहीं। फिर एक मंजर ऐसा आता है कि ट्रेन ड्राइवर चाहकर भी ट्रेन को रोक नहीं पाता और उन जानवर और भूत के बीच से आर पार कर देता है। इस बात से ट्रेन ड्राइवर काफी डर जाता है और कहता है, ये भगवान, ये आधी रात में डरावना सा क्या था जो इतने हॉर्न के बाद भी नहीं हटा। वो जैसे ही अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो उसे अपने ट्रेन के शीशे पर लिपटे हुए बाहर से जंगली जानवर खूंखार रूप में दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। बाप रे बाप, ये कैसा भयानक नजारा है। ये जंगली जानवर कैसे आ गए? आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ट्रेन पटरी से उतरकर टकरा न जाए। ये शेर जैसी आवाज मेरे पीछे से क्यों आ रही है? ड्राइवर जैसे ही पीछे देखता है तो अपने पीछे दो डरावने भूत और जंगली जानवर पाता है। ये देखकर वो झटपटा जाता है।
भूत, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब तुझे मरना होगा। अब तुझे हम में से कोई नहीं बचा सकता। देखो देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अब मुझे जाने दो। नहीं, तुझे मरना होगा। इस ट्रेन के ड्राइवर अब हम हैं। इस ट्रेन को हम ले जाएंगे। शेरू, भेड़ू, ऐसा करो, तुम दोनों आगे चले जाओ। उसकी आवाज सुनकर दोनों जंगली जानवर उस ड्राइवर पर कूद पड़ते हैं और उसका जो हाल करते हैं वो सोचने लायक भी नहीं होता। और दो जंगली जानवर ट्रेन के आगे के डिब्बों में चले जाते हैं, जहां लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। बाप रे बाप, यहाँ तो शेर आ गया। अरे भागो, ये तो हमें खा जाएगा। कितना खूंखार लग रहा है ये। शेर नहीं, इसके साथ बड़े दांत वाला लाल आंखों वाला भेड़िया भी है, और इन दोनों की शक्ल देखकर लग रहा है ये हमें खाकर अपनी भूख मिटाने आए हैं। अरे बचा लो, अरे बचा लो। भागो भागो, यहाँ जंगली शेर और भेड़िया कहीं हमें खा ना जाएं, पर हम जाएं भी तो कहाँ, कैसे? ट्रेन में बैठे सभी लोग उन खूंखार जंगली जानवर को देखकर बेहद डर जाते हैं। तभी दोनों जंगली जानवर आगे के बैठे पैसेंजर्स पर कूद पड़ते हैं और उन्हें इतने खतरनाक पंचे मारते हैं कि वो एक ही पंचे में अपनी जान गंवा देते हैं। एक भूत ट्रेन को कंट्रोल करता है तो दूसरा भूत ट्रेन के बाकी डब्बे में जाकर लोगों को सताता है, उनकी जान ले लेता है। एक लड़की बचकर भाग रही थी कि वो भूत उसके बाल पकड़कर घसीटता है और कहता है, बच के कहाँ जा रही थी तू? तुझे भी हम मार डालेंगे। भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे बख्श दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम और क्यों हम लोगों को मार रहे हो? तो सीबीआई से है क्या जो इतनी पूछताछ कर रही है? अपने से मतलब रख, सिर्फ इतना बोल कि मुझे बख्श दो, हमारी तहकीकात मत कर। ठीक है, मुझे बख्श दो, जाने दो, प्लीज छोड़ दो। तूने बोला और हमने मान लिया। ना, चल ठीक है, तुझे जान से नहीं मारता। तुझे मैं एक ऐसी जगह ले चलूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। कौन सी जगह ले जाओगे? प्लीज बताओ ना। देखो, ऐसी जगह ले जाना जहाँ गर्मी ना हो। वो क्या है ना, गर्मी से मेरी हालत डाउन हो जाती है, मेरा मेकअप भी खराब हो जाता है। पागल औरत, मैं तुझे घुमाने थोड़ी ले जा रहा हूँ जो अपना सजेशन दे रही है। अभी बताता हूँ तुझे। ये बोलते ही वो भूत अपने जादू से चुड़ैल के हाथ बांध देता है, जिसके बाद दोनों जंगली जानवर उस औरत को डराते हैं। खूंखार जानवरों की आवाज सुनकर मोना एक कोने में सिमट जाती है। फिर भूत बाकी के आधे लोगों को मार डालता है। जो बचे लोग होते हैं उन पर उन्हें छोड़ देता है। तभी वो दूसरा भूत ट्रेन को पाताल में ले जाता है, जहां बहुत अंधेरा होता है। तभी उन जानवरों के गर्जन से वो बचे हुए पैसेंजर डर जाते हैं और भूत उन्हें हंटर मार कर कहता है, चलो चलो सब लोग बाहर निकलो यहाँ से और लाइन बनाकर आगे चलो। ये हमें तुम कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ, बहुत अंधेरा है। अब हाथ खोल दो हमारे, हमें यहाँ रहना नहीं है, हमें अपने घर जाना है, छोड़ो हमें। अपने घर जाना है? चल जा, छोड़ दिया तुझे मैंने। भूत की बात सुनकर मोना ट्रेन से जैसे ही बाहर निकलती है, उसे आसपास काफी अंधेरा और गुफा जैसा दिखाई देता है। वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसे अपने पैरों के पास एक जहरीला सांप दिखाई देता है। उस सांप को देखकर मोना जोर से भागकर उसी भूत की गोद में लपक जाती है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वहाँ एक जहरीला सांप है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे उस सांप से डर लग रहा है, मुझसे डर नहीं लग रहा। अगर मुझे तुमसे डर लग रहा होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? तू पागल है क्या? पाताल में तू इंसानी औरत से आशिकी करने के लिए आया है, छोड़ दे उसे। हाँ, छोड़ देता हूँ। ये बोलकर भूत मोना को जमीन पर जोर से गिरा देता है, जिसके बाद मोना बोलती है, ओए माँ, तुम पागल हो क्या जो मुझे इस तरह गिरा दिया? आराम से उतार देते। ठीक है, अगली बार ध्यान से करूँगा। ओ भूतिए, लैला मजनू, तेरा हो गया तो ले हंटर और सारे लोगों को काम पर लगा। हाँ, मारता हूँ।
दोनों भूत सभी पैसेंजर्स को हंटर मारकर आगे की ओर ले जाते हैं। तभी वही भूत मोना को हंटर मारने वाला होता है। उससे पहले वो चिल्लाते हुए कहती है, आउच! मारा है नहीं, पहले से ही आउच कर रही हो। तुम मुझे इससे मारोगे? वो भूत भी मोना पर मोहित होकर उसे हंटर नहीं मारता और प्यार भरी आंखों से कहता है, अच्छा ठीक है, नहीं मार रहा, चुपचाप आगे चलो फिर। हाँ चल रही हूँ। चलो चलो आगे बढ़ो। अरे छोड़ दो हमें, कौन सी आग की भट्टी में लाए हो, दम घुट रहा है। ज्यादा शोर मचाया तो अभी बताऊंगा। अरे अरे जाने दो, क्यों मार रहे हो हमें? लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगे। शेरू भेड़ू जल्दी आकर इन्हें अपना खौफ दिखाओ। उस भूत के ये कहते ही उसके जंगली जानवर लोगों के पास जाकर उन्हें अपने लंबे नाखून और पंजे से डराते हैं। मान रहे हैं तुम्हारी बात, बस इन जानवरों को हटा दो यहाँ से। शेरू भेड़ू पीछे आ जाओ। चलो चलो सभी लाइन से आगे बढ़ो और वो कुल्हाड़ी छेनी हथौड़ा उठा लो और अब इस बड़े से पत्थर को तोड़ो। इससे हमारे शैतानासुर की बड़ी मूर्ति बनाओ। यदि तुमने नहीं बनाया तो तुम्हें उबलते हुए लावा में मौत मिलेगी। मौत सीधा धकेल दिया जाएगा। बाप रे बाप, इतना खतरनाक मंजर है। यहाँ तो आगे कुआं है और पीछे खाई है, बचने का कोई चांस नहीं है। OMG, मेरे नरम नरम हाथ कैसे यह हथौड़ी और छेनी पकड़ेंगे? जानू, तुम मुझे कोई नाजुक कली वाला काम दे दो। अरे पागल औरत, मैं भूत हूँ भूत, तेरा कोई जानू मानू नहीं हूँ। चुपचाप जो काम मिला है वो कर। तुमने मुझे डांटा, अब मैं नहीं करूँगी ये काम। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। धीरे धीरे पत्थर तोड़ो, छोटे छोटे। अरे तू इस लड़की के चक्कर में पागल हो गया क्या? इसके हिस्से का काम तुझसे करवाऊं क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ी प्यारी सी है ना, इसलिए उससे नरमी से पेश आया। मैं नरमी दिखाता हूँ। है लड़की, जो भी तेरा नाम है, चुपचाप ये हथौड़ी पकड़ और काम पर लग, वरना इस खोलते हुए लावा में तेरा पकौड़ा तल दूंगा। क्या उस दूसरे भूत की बात मानकर मोना काम करेगी या फिर वो उसे अपनी दहशत से मार डालेगा? क्या बाकी के पैसेंजर्स कभी उस पाताल से बाहर वापस आ पाएंगे या हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।